नमो नमः आदित्य। आज की क्लास समास की क्लास होगी। पहले आपको हम वर्ण प्रक्रिया पे एक वीडियो और संधि पर 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होने की बात है कि छोटा सा टॉपिक दिया गया है या कम टॉपिक दिया गया, उदाहरण कम दिए गए हैं, इसमें आप भ्रमित मत होइएगा। जो भी दिए गए हैं आपको एकदम सटीक दिए गए हैं, आपको अलग से लेके नहीं आना है, उसी में से आप में से प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं एक्स्ट्रा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। जितना है उतना ही पर्याप्त है। ठीक है ना। आज के टॉपिक समास, ये आज के टॉपिक होगी। और समझेंगे कि हम सेटेट में समास से किस तरीके के प्रश्न होते हैं, क्या पूछता है, किस शब्दावली का प्रयोग होता है, हमको पूरी आपको यहां तक बता देंगे कि वो ये शब्द आपके लिए आएगा। ठीक है ना। ये शब्द आप ध्यान में रखिए, इन्हीं शब्दों में से आपसे प्रश्न कर लिए जाएंगे और उतने में ही आपका सही हो जाएगा। अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, लेकिन जो ठोस हो वो पढ़ा जाए तो और बेहतर होता है। ठीक है ना। इसलिए समास शब्द में अगर संस्कृत में कहा जाए, संस्कृत में क्या कहा जाए, संस्कृत के शब्दों से बनता ही है। सम उपसर्ग लगाते हैं, आस धातु हुआ करती है। ठीक है, घाय प्रत्यय करके प्रयोग में ये समास शब्द बनाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहीं कहीं पर क्विप प्रत्यय करते हैं, क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाता है, कई प्रत्ययों की बात करते हैं। तो इधर उधर जानने से बेहतर है कि वह जाना जाए जो हमसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, विशेष कहीं कुछ दौड़ने की बात नहीं है। आपसे सीटेट में क्या उपसर्ग है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, ये आपसे बात नहीं करेगा। शब्द दे देगा जो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, उन्हीं में से कोई एक शब्द निकालेगा और आपसे कह देगा कि इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है ना। तो उन्हीं चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि समास में क्या पॉइंट है, उसके पहले थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो अगर परिभाषा के तौर पर कहा जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर एक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक शब्द रूप प्राप्त होता है उसे समास कहते हैं। समझने के तौर पे देख लिया जाए कि क्या कहते हैं, कैसे क्या होता है। अगर उस चीज को प्रकरण में देखा जाए तो कहा कि शब्दों का जो संक्षेपीकरण है उसको समास कहते हैं। ये पुस्तकीय मतलब आपके पास ज्ञान है, शब्दों का संक्षेपीकरण समास कहलाता है। कई शब्दों को मेल होने पर जो एक शब्द बनाते हैं उसको समास कहते हैं। ठीक है, उसको सामासिक शब्द के भी से भी नाम से जाना जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिल करके बनाया गया एक शब्द हो उसको सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ जो सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, यानी जो ऐसे समान शब्द जो एक पास आकर के बैठ जाए उसको समास कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समास जो है 6 प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में समास 6 प्रकार के
होते हैं। अब एकदम आपको बता देते हैं कैसे आप इसको याद करेंगे और किस तरीके पर आपको उसके नियम कायदे कानून है। अलग से आपको मैं कहता हूँ ना, एक टेक्निक आपको अलग नहीं दूंगा, टोटल नियम कायदे कानून पर दूंगा कि वह टेक्निक भी आपको परिभाषा बता के जाएगी, आपको सिखा के जाएगी कि इसका यही चीज है, बाकी कहीं कुछ नहीं। अलग से कहीं कोई शब्दावली नहीं बनानी है, अलग से कहीं कुछ लेकर के आपको नहीं आना है, ठीक है ना। आइए समास में जो 6 प्रकार है उसके विषय में आपको बता दें कि ये 6 प्रकार जो है वो क्या है, कौन कौन से हैं, वो चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहला नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास, और छठा है द्विगु समास। ये 6 प्रकार हैं आपके समास के जो कि हिंदी में पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा कि कैसे तैयार होगा, किस क्रम में क्या है। आपको जो इसके नियम है समास के, उन्हीं समास के नियम पर आपको बता देंगे कि किस में कौन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में क्या है, जिस शब्द में पहला पद अव्यय हो, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हिंदी में कहता है जिस शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिस शब्द का पहला पद अव्यय है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो पहला पद प्रधान हुआ, पहला पद अव्यय, प्रधान इक्वल टू, अपने दिमाग में आप बैठाइएगा, पहला पद प्रधान इक्वल टू अव्यय, पहला पद प्रधान बराबर अव्यय, सीधी सी बात। उसके अलावा कहीं अन्य आपसे बात ही नहीं करेगा पहले पद में। अब तो कहा पहला पद प्रधान हुआ तो कौन सा समास, अव्यय भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान हुआ तो तत्पुरुष समास, क्या था ना, 2 या 2 से अधिक। पहला पद प्रधान हुआ तो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान हुआ तो तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान हो गए तो द्वंद्व, अन्य पद प्रधान हो गया तो बहुव्रीहि, और चारों ने मिलकर जो कर्म कर दिया वो कर्मधारय, अब पांचों ने जो संख्या बता दी वो द्विगु। कहीं आपको अधिक याद नहीं करना है, सब के सब वही बात है, जैसे आपको बता देते हैं, देख लीजिए। पहला पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास होगा, ये उसका नियम है। पहला पद अव्यय होना चाहिए, अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में कहता है दूसरा पद प्रधान होना चाहिए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी के हिसाब से उसका हम आपको ट्रिक भी दे देंगे, दे रहे हैं कि उसी के तरीके पर आप याद कर दीजिए उसको, कहीं अलग मत जाइए, कहीं भी एक शब्दावली के लिए भी आप अलग मत जाइएगा, टोटल का टोटल इसी पर बना लीजिएगा कि पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव होगा, और पहला पद इक्वल टू अव्यय, पहला पद हो गया तो अव्यय हो गया, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा पद क्या कहा कि दूसरा पद प्रधान हुआ तो तत्पुरुष समास होगा। दूसरा पद प्रधान होने पर तत्पुरुष होने का मतलब हो गया कि अब जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो दूसरा पद प्रधान हुआ तो तत्पुरुष, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष, और कहा दोनों पद प्रधान हो गया तो द्वंद्व, दोनों पद प्रधान हो गया तो द्वंद्व समास, ठीक। अब कहा यहाँ पहला कह लिया, यहाँ दूसरा कह लिया, यहाँ दोनों कह लिया। अब कह रहा है कि अगर दोनों भी प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो जाए, तो जब अन्य पद प्रधान हो जाएगा तो बहुव्रीहि समास। तो जब अन्य पद प्रधान हो गया तो बहुव्रीहि समास। और ये 4 है ना, 4, 1 2 3 4, 4 मिल के जो कर्म कर दिए
तो कर्मधारय समास। कर्म पर आधारित शब्द भी जो होते हैं कर्मधारय समास में होते हैं। ये पॉइंट एक ठो है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस शब्द में विशेष्य और विशेषण हो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ये उसका नियम है कि जब पद विशेष और विशेषण के आ जाए या दोनों पद विशेषण के आ जाए तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और 1 2 3 4 5 पांचों ने मिलकर जो संख्या बता दी, 1 2 3 4 5 पांचों ने मिलकर जो संख्या बता दी वो समास हो गया द्विगु। अब सबके नियम है। कर्मधारय समास में आपको बताई दिए कि कर्म आधारित होता है या विशेष विशेषण होता है या दोनों पद विशेषण होता है। और द्विगु समास में कहता है कि पहला पद संख्या होनी चाहिए, दूसरा पद संज्ञा होनी चाहिए। पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ये नियम है। संख्या पूर्व द्विगु संस्कृत में सूत्र पढ़ाया जाता है। विशेष विशेषण और कर्मधारय सूत्र पढ़ाया जाता है। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि पढ़ाया जाता है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व पढ़ाया जाता है। और द्वितीय पद प्रधान उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा पढ़ाया जाता है। और पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव पढ़ाया जाता है। उसी नियम को आप टेक्निक बना लीजिए। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान हुआ तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान हुआ द्वंद्व, अन्य पद प्रधान हुआ बहुब्रीहि। चारों ने मिलकर जो कर्म या विशेष विशेषण बताया वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और पांचों ने मिलकर जो संख्या बता दी वो क्या हो गया, तत्पुरुष। अरे सॉरी, द्विगु हो गए 5। 6 आपके नियम, 6 के 6। इस तरीके पर आपको याद करना है कि समास समय किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार होते हैं और वो समास कौन कौन से होते हैं। भूलेगा नहीं, कंफर्म है। आप इसके पीछे मत जाइएगा, भूल जाएगा ना। एक बार तैयार करके देखिएगा। 2 से 3 बार जहां रिपीट कर दिए आपको, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दूसरा पद तत्पुरुष, दोनों पद द्वंद्व, अन्य पद बहुब्रीहि, चारों ने मिलकर जो कर्म किया कर्मधारय या विशेष विशेषण चारों ने जो बताया वो कर्मधारय, और पांचों ने मिलकर जो संख्या बताई वो द्विगु। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं पहला समास कौन सा हम लोगों ने निर्धारित किया था। पहला समास क्या होगा, पहला समास होगा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव के लिए क्या करते हैं, अव्ययी भाव के लिए कहते हैं कि पहला पद क्या हो, प्रधान हो। याद रखिएगा, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होते हैं। किसने कहा कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होते हैं। बात खत्म। अब इसमें प्रधान क्यों कहा जाता है, कि पहला पद प्रधान क्यों माना, किस लिए माना। उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण के थ्रू आपको हम बता दे रहे हैं कि इसको क्यों माना। शब्द है जो आपसे पॉपुलर शब्द है, पूछेगा यथाशक्ति। परीक्षाओं में अक्सर ये शब्द जो है एकदम अपने शब्द अपने आप प्रभावित किया हुआ है परीक्षाओं को, कि अक्सर परीक्षाओं में इस शब्द को पूछ लिया जाता है। शब्द क्या है, यथाशक्ति। क्या कहा था, पहला पद अव्यय होना चाहिए। एक शब्द है यथा और एक शब्द है शक्ति। ठीक है। तो अब हम चर्चा कर लें यदि कि अव्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए।
ठीक है। तो आप भी थोड़ा बहुत यदि हिंदी का व्याकरण पढ़े होंगे तो उसमें जरूर मिलेगा कि अव्यय वो शब्द है जिस पर न तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रभाव होता हो, यानी संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तन न हो, जैसे रमेश जाता है, वह जाता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कारक का प्रभाव न हो, हमेशा एक ही पोजीशन में बना रहे। तीसरा शब्द प्रभावित करने वाला जो लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में से उसका किसी का प्रभाव न होता हो। अगला पॉइंट में रख लेंगे कि वचन है, एक वचन बहुवचन, तो उस पर एक वचन बहुवचन का प्रभाव न होता हो, यानी किसी भी अवस्था में एक जैसा रहने वाला शब्द ही क्या है, अव्ययी भाव शब्द है। जिस अव्यय का अर्थ ही होता है न व्यय अव्यय, तो व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होना। और जब व्यय का अर्थ हो गया खर्च होना, तो शब्दों का खर्च क्या होगा, दूसरा कुछ थोड़ी होता है। शब्द का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाना, कर्ता के जगह पे कर्म, कर्म को करण, करण संप्रदान, संप्रदान अपादान, राम ने राम को, राम से राम के लिए, इस प्रकार से परिवर्तन होना, ठीक है। तो कारक का परिवर्तन होना, यही शब्द का खर्च है, शब्द का व्यय है। तो जिस शब्द का व्यय न होता हो ऐसा शब्द क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, ठीक है। अब अव्यय तो कह दिए, और कहा कि आप प्रधान भी मान लिए हो, प्रधान कैसे मानोगे, तो उसका नियम है, घर का मुखिया जो कहेगा वही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। घर का गार्जियन जो कहता है कि घर के समस्त सदस्य क्या करेंगे, हमारी बात मानेंगे, ठीक। अर्थात इस चीज का तो आपको बता दें कि यथा शब्द है, और यथा शब्द कहता है अव्यय शब्द की पहचान है, या उसका ये अधिकार है, या उसका ये गुण है कि जिस शब्द के साथ प्रयोग होता है वह भी अव्यय के युक्त बना लेता है, वो उसका भी अव्यय होने लगता है, यानी उसका भी व्यय बंद हो जाता है। उसका नियम है, अपना नियम है कि हमारे साथ जो शब्द लगेगा वो हमारे सदृश काम करेगा, हमारे अनुसार काम करेगा, हमारे मन मुताबिक काम करेगा। तो यथा शब्द अव्यय है, इस पर लिंग विभक्ति वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक। लेकिन शक्ति जो आगे एक शब्द है, अगर इसको पृथक कर दिया जाए तो शक्ति का शक्तियां बना सकते हैं बहुवचन में, ठीक। बहुत सारी शक्तियां थी, बहुवचनांत प्रयोग हो गया, ठीक है। शक्तियों ने कार्य किया, टॉपिक के अनुसार शब्द का अर्थ आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही शब्द जब यथा शब्द के साथ प्रयोग हुआ तो यथा शक्तियां नहीं बन सकता, वाक्य शब्द गलत हो जाएगा, यथा शक्तियां नहीं हो सकता। तो शब्द हमारा बन गया क्या, यथा शक्ति, यानी यथा अव्यय था, शक्ति शब्द के साथ जुड़ा तो इसको भी अव्यय बना लिया, और कहा कि हम दोनों अब क्या हो गए, एक कहानी है ना, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। यहां जब आया तब ये दोनों अलग थे, यथा भी अलग था, शक्ति भी अलग था, अब क्या करेंगे। लेकिन जब दोनों एक पास में आए तो यथा ने कहा, अव्यय ने कहा हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे अनुसार आपको रहना है, यानी अब आपका जो लिंग विभक्ति वचन कारक का प्रभाव आप पर होता था अब वह नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट यथाशक्ति, इसीलिए पहला पद प्रधान माना गया है, ठीक है, मुख्य माना गया है, और कहा कि अव्यय जब होगा तो अव्ययी भाव होगा, ठीक है। तो यथाशक्ति हो गया। उसके बाद आप चाहे शब्द और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक शब्द आपको देते हैं इत्यादि, यथाशक्ति के बाद परीक्षाओं में सबसे अत्यधिक बार पूछा गया शब्द है इत्यादि, ठीक है ना। उसमें आप दो जो है निसंकोच इनको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट बता देते हैं यहां पर, बना लीजिएगा इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए काम करेगा, कि प्रायः उपसर्ग युक्त शब्द अव्ययी भाव समास
में प्रायः उपसर्ग युक्त शब्द अव्ययी भाव समास में पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस चीज को आप क्या करेंगे, प्रायः शब्द हमने प्रयोग किया है, कहीं कहीं पे कुछ उपसर्ग अन्य समास को भी बोधित कराएंगे। जैसे आएगा कुपुरुष, आ जाएगा कुपुरुष, कुत्सितः पुरुषः वाला प्रकरण आएगा संस्कृत से जब लेके आएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा संस्कृत का हमने केयर इसलिए किया कि मतलब उसके बगैर थोड़ा सा हिंदी के समास को और संधि को समझना जो है थोड़ा सा कठिन लगेगा, आसान लगेगा थोड़ा सा संस्कृत के शब्दों को लेके आपके पास आ जाएंगे तो। ठीक है, तो क्या कहा कि जैसे कुछ प्रायः उपसर्ग यानी अधिकतम उपसर्ग जो है अव्ययी भाव समास में ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण आपके सामने हम रख देते हैं यहाँ पे, उस चीज को देख लीजिएगा कि उदाहरण में अनुरूप, प्रतिदिन, प्रत्येक, अनुरूप, प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है, बहुत सारे आपके पास उपसर्ग मिल जाएंगे, निर्विवाद है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि आप क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, हम आपको देख लीजिए, अनु है, प्रति है, यहाँ भी प्रति है, यहाँ नी है, निरुपसर्ग है। तो बहुत जो है इस प्रकार के, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यथाशक्ति आपको हमने एक उदाहरण दिया है ना, लेकिन यथा शब्द जिसके पूर्व, यथा संभव, ठीक है, यथाभूत, यथा रुचि, यथाक्रम, आप जिस भी इतने भी यथा से जुड़े हुए शब्द आप पाओगे वो सबके सब अव्ययी भाव समास में आएगा। ठीक है ना, आपको अधिक जानने की, इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें आ जाइए उपसर्ग युक्त शब्द में। तो उपसर्ग युक्त शब्द में हमने कहा ना, जैसे अब यहाँ अधि उपसर्ग लगा के दे दे, अध्यादेश। क्या शब्द लगाए, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश के अलावा पूरा मोहल्ला जो काम कर रहा है, अत्याचार। ठीक है, तो अब ये सब जो पॉइंट है आपके लिए अव्ययी भाव समास के लिए है। ठीक है, हिंदी में जैसे कुछ उदाहरण और आपसे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कि भर पेट, आजन्म, आमरण, ये जो पॉइंट है ये आपके अव्ययी भाव समास के हैं। ठीक है, अब आप अगर इसका विग्रह करना चाहें तो हम आपको एक बार मौखिकली बता देते हैं। यथाशक्ति, यथा का मतलब होता है कि अनुसार कर ले, शक्ति के अनुसार। ठीक है, जब उपसर्ग युक्त में आएंगे अनुरूपम, तो अनु जो उपसर्ग है योग्यता के अर्थ का पर्याय है, रूप से योग्यम यानी रूप के योग्य, अनुरूप हो जाएगा प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन का हर एक दिन में कर लेंगे आप। हर एक शब्द में भी जान लीजिएगा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, निर्विवाद, बिना विवाद के, अध्यादेश, अध्यादेश अधि और आदेश दो शब्द में है, अति और आचार, अत्याचार शब्द में है, भरपेट यानी पेट भर जो हो उसको भरपेट कहा जाएगा। आजन्म का आ उपसर्ग पर्यंत के लिए भी प्रयोग होता है, यानी पर्यंत, जन्म पर्यंत, और आमरण यानी मरण पर्यंत। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको, और जैसे ये कम आपसे सीटेट में कम पूछता है, यूपीटेट में अत्यधिक प्रश्न होते हैं कि एक आध प्रश्न समाज से ऐसे पूछ देगा जिसमें विग्रह पूछेगा। ठीक है, सीटेट में अभी विग्रह वाला मामला आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए अभी वो सिर्फ जान भी लीजिएगा, जानना जरूरी भी होता है। विग्रह जाने रहेंगे तो अर्थ को निकालना आसान होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपके सामने हैं, वो अव्ययी भाव समास में है।
अब अव्ययीभाव समास में अगर मिल जाए आपको, अगर कहीं किसी ने कहा कि निडर में कौन सा समास, तो एक शब्द है नी, एक शब्द है डर, तो डर एक शब्द ही है, अन्य उपसर्ग है, उपसर्ग लग गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है ना, तो उस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम आपके सामने एक समास और आपके सामने रखेंगे, वो है कौन सा समास आप पढ़ाना चाहेंगे? कोई इधर उधर क्या, पहला पद प्रधान तो अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष, तो दूसरा पद में आ जाइए। तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कहा कि जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो तो वहां, दूसरा पद प्रधान हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब एक बात आपको ये बताते चलते हैं कि जैसे आपने यथाशक्ति में देखा था, कहा था कि पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययीभाव होगा, वहां पहला पद प्रधान अव्ययी बता दिए थे। फिर भी वहां पे भी एक पॉइंट और आपको बताए थे कि जिस शब्द का पहला शब्द अव्यय दिखे वहां अव्ययीभाव होगा। उसी तरह से यहां भी आपको एक पॉइंट और दे देते हैं कि उसको दिमाग में रखिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, बहुत ही शानदार तरीके में आप पढ़ेंगे कि जिस सामासिक शब्द का अर्थ निकालने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप एक पॉइंट अपने लिए यह भी बना सकते हैं, और बहुत शानदार पॉइंट है। कुछ जो है हमारे व्याकरण के विद्वानों ने हमें जो चीजें प्राप्त कराई हैं, तो इसके लिए भी कि अगर हमारा विद्यार्थी हमारा एक नियम नहीं समझ पा रहा है तो उसको इस तरीके पे समझाओ। ठीक है, और पढ़ रहा है तो जरूर निश्चित न किसी न किसी तरीके को समझेगा, ये फिक्स है। ठीक ना, तो अब इसमें देख लीजिएगा, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते चलते हैं। उदाहरण क्या होगा इसमें? अब एक चीज और, जब कारक की बात आ गई तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान खींच लें कारक के प्रकरण में, कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कहा है कि अर्थ निकालने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो, तो उसमें से 6 चिन्ह कर्म से लेके अधिकरण तक, इनके चिन्हों का ही प्रयोग यहाँ पे करेंगे, दूसरे चिन्हों का नहीं। ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कर्म से लेके अधिकरण तक। ठीक है ना, तो उदाहरण लिख लेते हैं। सुख प्राप्त, नेत्रहीन, पाठशाला, पथ भ्रष्ट,
गंगा जल और एक उदाहरण ले लीजिए कार्य कुशल। देख लीजिए कितने उदाहरण हमने आपको दिया, सुख प्राप्त है, नेत्रहीन है, पाठशाला है, पथभ्रष्ट है, गंगा जल है, कार्य कुशल है। 6 उदाहरण आपके सामने हैं, 6 कारक पर है। मैंने कहा था ना कि टेक्निक आपके पास आपके ही नियम पर मिलेगा, आपके ही कायदे कानून पर मिलेगा, जो किताबी ज्ञान लिखा है उसी पर मिलेगा, टेक्निक उसी पर बनानी है, कोई एक्स्ट्रा लेके नहीं आना है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, सुख प्राप्त का जब आप अर्थ निकालेंगे, अगर इसके दृष्टिगत में देख लिया जाए तो एक बार देख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सुख प्राप्त का यदि अर्थ निकाला जाए आपके में तो क्या होगा, पहले पॉइंट पे आप देखिएगा, होगा सुख को प्राप्त, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को, हो गया। दूसरे में आइएगा, उसमें हमने क्या कहा, नेत्रहीन कहा है, अर्थात नेत्र से हीन। तीसरे में क्या है, पाठशाला अर्थात पढ़ने के लिए शाला, हो गया। उसके आगे उदाहरण आपको दिए हैं क्या, पथभ्रष्ट, ठीक है, यानी कि पथ से भ्रष्ट, और उसके आगे आपको एक और दिए हैं शब्द, क्या है, गंगा जल अर्थात गंगा का जल, ठीक। कार्य कुशल के लिए आप क्या करेंगे, अर्थ निकालिए, कार्य में कुशल। अब आप देख लीजिए, एक ही पॉइंट में आपको बताते चलते हैं, कर्ता ने को हटाना है, कर्ता वाला पॉइंट नहीं रहेगा, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चेक कर लीजिए एक बार, आपको पूरे का पूरा टोटल कहा, कर्ता ने, एक पॉइंट वहां हट गया, कर्म तो कहा कि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की और अधिकरण में पर, हो गया। हम आपको अलग अलग इसलिए लिख के दिए ना, एक पॉइंट आपको और यहां बतानी है कि जब आप ये जान लें कि जो कारक के चिन्ह हैं उन्हीं कारक चिन्हों पर तत्पुरुष समास के भेद का निर्धारण भी किया जाता है, कि तत्पुरुष समास में, संस्कृत में मत जाइएगा, हिंदी में आइएगा, संस्कृत में जाने पर व्याधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक उत्तर पद तत्पुरुष, मध्यम पद तत्पुरुष, बहुत सारे तत्पुरुष आएंगे, ठीक है। यहां आइएगा, संस्कृत से कुछ शब्द जैसे आपसे प्रश्नों में रखेगा वो मैं चीज बता रहा हूं, संस्कृत में हम जब संस्कृत की क्लास लेंगे तो आपको वो भी टेक्निक बताएंगे, वहां भी कैसे पकड़ेंगे समास को, वो चीजें भी आपके लिए आएंगी, ठीक है ना। तो जब पूछा सुख को तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो ये भी आप एक बार की दिमाग में रखेंगे कि कौन सा समास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण हैं आपके पास। अब इसी में आप को किस कारक का चिन्ह है, कर्म का है, तो ऐसे उदाहरण जिसमें को चिन्ह आएगा, ठीक है, जिसमें को चिन्ह आएगा तो वो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक। जिसमें से साधन होगा, से का साधन होगा या अंग विकार होगा तो वहां पे करण कारक आएगा, अंग विकार में करण कारक होता है, ठीक है, तो यहां करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और के लिए आएगा तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह, तो यहां संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। अब जान लीजिएगा अपादान में, तो अपादान में जैसे भ्रष्ट हुआ, यानी उस जिस जो रास्ता है उससे अलग हुआ,
पथभ्रष्ट हो गया, पदच्युत हो गया, उस पद से अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जो होंगे वह अपादान कारक के अंतर, और उसका नाम होगा अपादान तत्पुरुष, ये भी आप देखेंगे। और का के की संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक के चिन्ह जहां प्रयोग हुआ करेंगे वहां पर संबंध तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा, इसको भी आप देख लेंगे, संबंध तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधिकरण में आएंगे आप, अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, तो जब अधिकरण में पर का चिन्ह है तो कार्य में दिया हुआ है, तो यहां अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपको हमने ये चीजें बताई कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा उदाहरण है, किसके अंतर्गत। अब याद रखिएगा, कर्म कारक में एक पॉइंट और रखा जाता है, कर्म कारक में जैसे उसके अर्थ को बताने के लिए वाला शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पॉइंट क्या रखे हम, गिरह कट, गिरह कट, अगर कह सकते हैं जो सुख को प्राप्त करने वाला, ठीक है। कर्म कारक में आइएगा तो गिरह को काटने वाला अगर कह दिया जाए, यहां अन्य उदाहरण में देख लीजिएगा, आपको यहां बता दे रहे हैं अन्य उदाहरण, आपको संधि पढ़ाए हुए हैं। अन्य उदाहरण में एक संधि आ रही है, वो कौन सी संधि होगी याद रखिएगा। अन्य उदाहरण, अन्य धन उदाहरण है, य का अ और उदाहरण का उ मिला करके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, गुण संधि हो जाएगी, अन्य उदाहरण शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखें। तो जैसे हमने कह दिया क्या, गिरह कट, अब अर्थ क्या निकालेंगे गिरह कट का, गिरह को काटने वाला, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे आप, गिरह को काटने वाला, ठीक है। तो वाला शब्द लग गया, वाला शब्द लग गया तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। हमने आपको भी बताया वाला शब्द लगा तो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो बहुत सारे शब्द आपके पास हैं, ठीक है। तुलसी कृत है, तुलसी के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा किस में आता है, अगर मान लो प्रश्न कर दिया तुलसी कृत, तो कृत माने रचना होती है, तुलसीदास के द्वारा लिखित, तो के द्वारा क्या हो गई, करण कारक का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अगर कह दे देशभक्ति, मान लो तुलसीकृत के अलावा एक पॉइंट आपके साथ प्रयोग कर दे देशभक्ति, तो क्या कर लेंगे आप, कौन सा हो जाएगा, देशभक्ति। तो देश के लिए की गई भक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास, तत्पुरुष समास के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद कहा जन्मांध, जन्मांध शब्द जब लगाएंगे तब, तो जन्मांध में जन्म से अंधा, ठीक। तो जन्मांध हो जाएगा, तो वो भी जन्म से अंधा, वो जन्म से ही मतलब वो देखने की प्रक्रिया से अलग है, ठीक है ना। जब देखने की प्रक्रिया से अलग हो गया तो जन्मांध में अपादान हो गया, ठीक है। अगर आप कह दें कि विद्याभ्यास, शब्द चुन लीजिए, क्या होगा, विद्याभ्यास, तो अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप, क्या होगा, विद्याभ्यास का, विद्या का अभ्यास, उसके अलावा चाहे तो शिवालय है, गंगा जल है, मूर्ति पूजा है, सेना नायक है, सिंहद्वार है, ग्रामोद्धार है, बहुत सारे शब्द आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आप चाहें तो देख सकते हैं अधिकरण कारक में, अगर कह दे कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ में, कवियों में श्रेष्ठ, तो वहां पर आपको तत्पुरुष समास में डालना होगा, क्या, कवि श्रेष्ठ, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। तो इस प्रकार के उदाहरण आप चाहें तो इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपने पॉइंट को लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, अच्छे तरीके में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके तत्पुरुष समास के रहे, कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, या किसी शब्द में वाला का प्रयोग हो जाए तो
वहां क्या होगा, अधिकरण हो जाए, अरे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर इस प्रकार के अर्थ को निकालने के बाद जब आता है, कंफ्यूजन में मत आइएगा, शाब्दिक अर्थ निकालिएगा। गंगा जल का गंगा के लिए जल मत निकालिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। गंगा के लिए जल थोड़ी आएगा, गंगा का जल होगा, ठीक है ना। जैसे गौशाला, गाय की शाला नहीं होगा, गाय के लिए बनी शाला कहेंगे, गाय के लिए। देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं होगी, देश के लिए की गई भक्ति होगी। ये पॉइंट पे आप आएंगे, यहां पे आप ध्यान रखेंगे इस सब चीजों का, ठीक है। और इसी के बाद हम चलते हैं अगले समास की तरफ, ठीक। तो अगला समास क्या होगा, पहला हो गया, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया तत्पुरुष हो गया। तो आप दोनों पद प्रधान ले लीजिए, दोनों पद प्रधान में आ जाइएगा। तो दोनों पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा, हो द्वंद्व समास। जब दोनों पद प्रधान हो जाए तो द्वंद्व समास, ठीक है। शब्द का वो आप पहले परिभाषा लिख लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। परिभाषा याद रहेगी तो आपका काम आएगा, नहीं याद रहेगी फिर आप गड़बड़ होने लगेंगे। देखिए जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तो वहां द्वंद्व समास होता है, वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो तो वहां कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब जानिएगा कि वहां द्वंद्व समास होता है। अब इसके लिए आपको एक टेक्निक बताते हैं कि दोनों पद, जैसे हमने कहा था कर्मधारय समास में कि विशेष विशेषण हो या दोनों पद विशेषण हो तो वहां कर्मधारय होता है। और यहां के लिए आप जान लीजिएगा कि विशेष्य हो लेकिन दोनों पद विशेष्य हो। विशेष्य कौन, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण कौन, जिससे बताई जाती है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा, और दोनों पद यदि विशेष्य हुए तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण में आप रख लीजिए माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें हैं और क्या किस चीजों से अब इनकी पहचान की जा सकती है द्वंद्व समास की। एक तो हमने आपको रूल बताया कि दोनों पद क्या होने चाहिए, विशेष्य होने चाहिए। दोनों पद क्या होंगे, विशेष्य होंगे। और यदि दोनों पद विशेष्य न मिलते हो तो आपके लिए एक टेक्निक और है। वो टेक्निक क्या है उसको भी जान लीजिए कि वह टेक्निक है कि दोनों पद विशेष्य हो लेकिन क्या हो, विलोम हो। दोनों पद क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, विलोमार्थी शब्द हो। और यह भी कहा जाता है कि विलोमार्थी शब्द में यदि योजक चिन्ह लगे हुए हों, आपको देखिए यह चीज जानना है, विलोमार्थी शब्दों में यदि योजक चिन्ह लगे हुए हों तो वहां क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं।
विलोमार्थी शब्द में यदि योजक चिन्ह लग जाए, देश विदेश हो गया, लोटा डोरी हो गया, हरिशंकर हो गया, धनुर्बाण हो गया, गौरी शंकर हो गया, रामकृष्ण हो गया, ठीक है ना, तो दोनों पद विशेषण हो जाएंगे। भला बुरा हो जाए, अच्छा बुरा हो जाए, ठीक, माँ बाप हो जाए, तो ऐसे शब्दावली का प्रयोग जहां हो वहां पे कौन सा समास? द्वंद्व समास। एक और चीज बताते हैं आपको, यहाँ पे ये जो योजक चिन्ह लगाए हैं ना, इसमें योजक चिन्ह लगाया गया है, उसको जान लीजिएगा कि योजक चिन्ह किसका किसका बोध कराता है। और योजक का अर्थ होता है माता और पिता। योजक का अर्थ निकलेगा माता और पिता, इसी योजक का चिन्ह निकालिए, अर्थ निकलेगा या माता या पिता, इसी का एक अर्थ निकाल लीजिएगा, अथवा माता अथवा पिता। एकदम आराम से, कहीं कोई यूज नहीं जानेगा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, जात कुजात, जात या कुजात, तो बहुत सारे शब्द हैं आपके लिए, भूखा प्यासा, आजकल, हानि लाभ। तो विलोमार्थी शब्दों के बीच यदि योजक चिन्ह लगा हो तो वहां द्वंद्व समास होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसके चाहे तो इसमें और उदाहरण हमने आपको इसे मौखिकली बोल भी दिया है, लेकिन अब अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कुछ और उदाहरण आपको बोल दे रहे हैं, वो लिख लीजिए। और इसके बाद जो है आप इस चीज का दिमाग जरूर बनाए रखेंगे कि जहां विलोमार्थी शब्द मिलेगा वहीं पर आपको द्वंद्व समास देना है। देश विदेश यही जान लीजिए, ठीक है ना। आपको कहीं दूसरे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप इधर उधर शब्द जो आपके पास हैं, संभवतः आपसे एक पॉइंट यहाँ पूछ लिया जाता है। अभी एक चीज इसी पर आपको एक और पॉइंट बताएंगे, ठीक है, लिख लीजिए पहले, उसके बाद हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत सारे शब्द। देखिए शब्दावली पे जानना है कि उससे बढ़िया आप नियम को जान लें। नियम जान लेंगे तो कोई भी शब्द, कहीं से भी शब्द, किसी तरह का शब्द आपके सामने जब आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपको, जैसे द्वंद्व समास में संस्कृत की अगर प्रकृति से पढ़ा जाए तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ठीक है। हमें आपको एक चीज की संस्कृत से उठा करके द्वंद्व समास में प्रश्न अक्सर पूछ देता है, हिंदी में भी, इसलिए हमने उस पर आपको गौर कराया कि ये जो पॉइंट एक है माता पिता का, ठीक है, इस चीज को बस देख लीजिएगा। संस्कृत में अलग बनता है, लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न करता है तो माता पिता पे ही शब्द बनता है। जो संस्कृत से उठा करके शब्द लाया गया है पितरौ, प्रश्न कर देता है पितरौ में कौन सा समास है। तो पितरौ का जब संस्कृत के अनुसार विग्रह करेंगे समास के दृष्टिगत से, तो माता च पिता च, माता च पिता च, तो पितरौ बनता है एक शेष होता है, यानी कि 2 शब्द प्रयोग किया और एक ही शेष जब मिला तो वहां पर क्या हो गया, एक शेष समास हो गया। और वो भी कौन सा, एक शेष द्वंद्व में होता है, किसी और समास में एक शेष का प्रकरण कहीं और नहीं आता है, वहीं आता है केवल, कहां पर, द्वंद्व समास में। इस चीज का दिमाग में रहे जरूर कि जहां हम बात वहीं की करेंगे, ठीक है। अब आपको एक काम और करते हैं, ये द्वंद्व समास की टॉपिक हो गई। आपको कुछ शब्दावली रखते हैं आपके सामने, जिसमें से समास आप छाटिएगा, देखा जाएगा किस प्रकार से आप उसको अलग करते हैं, ठीक है। यहीं पे आपसे ये आपके पास 3 समास हो गए, कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद अव्यय था, उसी को प्रधान माना गया। दूसरा समास में तत्पुरुष का प्रकरण था, उसमें क्या प्रधान माना गया, दूसरा पद प्रधान माना गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया। और यहां क्या था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान माने गए, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है,
ठीक है, दोनों विलोमार्थी होने चाहिए, याद रखिएगा हमेशा। अगर दोनों विलोमार्थी नहीं हुआ, जैसे एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा कि अगर विलोमार्थी नहीं हुआ, जैसे एक शब्द हमने आपसे प्रयोग किया दिन रात, इसमें योजक चिन्ह है, तो दिन का विलोम है रात, द्वंद्व हो गया, फिक्स है। लेकिन यदि कहा दिनों दिन, तो दिन शब्द तो आपने पहले ही कह दिया था कि भाई क्या है, विशेष्य है, तो ये जब यहां विशेष्य हो तो यहां विशेष्य क्यों नहीं होगा, यहां भी विशेष्य होगा, और 2 बार प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां कहा कि योजक चिन्ह का प्रयोग आप किसमें करोगे, तो योजक चिन्ह का प्रयोग आप कहां करना है, आपको विलोमार्थी शब्दों में करना है, और जब विलोमार्थी शब्दों में करेंगे तो वहां द्वंद्व समास होगा। लेकिन संज्ञा शब्द हो, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो गया हो, तो वह मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पे आप इसको योजक चिन्ह लगे होने के बावजूद भी याद रखिएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये भी जान लेना जरूरी है। हर दिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास के प्रकरण में आए थे, तो दिनों दिन भी क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। दिनों दिन का अर्थ क्या निकलेगा, प्रत्येक दिन, कहते हैं ना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो दिनों दिन यानी हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, रोज बढ़ता रहा है, तो वह जो पॉइंट है आपका अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट आप दिमाग पे रखें। उसके बाद आपके सामने एक पॉइंट और रखते हैं, कुछ उदाहरण आपके साथ, जो उदाहरण आपके लिए क्या करेंगे, आपके प्रैक्टिस के कार्य में आएंगे, तो वो दिमाग पे रखिएगा। जैसे एक दे दीजिए, अभी आपसे बात करके गए थे अन्य उदाहरण के नाम पर, तो अन्य उदाहरण में क्या होता है, वो संधि हमने आपसे पूछा था ना, अन्य उदाहरण बनाए थे ना, कौन सा समास लगाएंगे, अब इस पे अगर कह दे तो कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप घबराए नहीं, हर पॉइंट को देखें। अगर कह दिया आकाश पाताल, क्या कहे, आकाश पाताल, आकाश पाताल कह लीजिए, या हृष्ट पृष्ठ कह लीजिए, हृष्ट पृष्ठ, हृष्ट पृष्ठ, देख रेख, देख रेख तो वो बेगा हो जाएगा। कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, कचरा, ये सब द्वंद्व समास के बनेंगे। अब द्वंद्व समास में इतर लेके आ जाइएगा। क्यों अलग अलग हो रहा है भाई, ठीक है, कूड़ा कचरा भी देख लेंगे। अगर कह दे कि चीड़ी मार, ये टोटल आपके द्वंद्व समास में प्रयोग होंगे। अगर कह दिया चीड़ी मार, तो चीड़ी मार में कौन सा उदाहरण होगा, कौन सा समास होगा, वहां के लिए क्या करेंगे आप, अभी हम आपको बता के गए थे, चीड़ी मार, गगन चुंबी, है ना, चिड़ी मार, गगन चुंबी, नरभक्षी, मुंह तोड़, नरभक्षी, मुंह तोड़,
शब्दावलियां आपके प्रैक्टिस के तौर पे दे रहे हैं इसको कि क्या हो सकता है, कैसे आप अपने आप को थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या कहते हैं तराश सकते हैं। कौदे धड़ाधड़, तो आप क्या करेंगे धड़ाधड़ के लिए, इसको भी जान लीजिएगा धड़ाधड़ में कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपाद मस्तक, एक नया शब्द आपके लिए दे दें, आपाद मस्तक, ठीक है। आपाद मस्तक के साथ सर्वज्ञ रोगातुर, सर्वज्ञ रोगातुर, तो ये सारे शब्द आपके लिए मिलेंगे। उसके बाद निर्विवाद आपको बता चुके हैं, आमरण। एक जो आपसे पूछा जाता है वो दे दें, उपकृष्ण, उपगंगम जो संस्कृत शब्द से आपके पास लेकर के आता है, इसको दिमाग में रखें, उपगंगम, ठीक है। अब इसमें आपको छांटने हैं कौन सा शब्द में क्या समास हम करेंगे और क्या हो जाएगा। तर्क संगत है, पल पल है, निधड़क है, तर्क संगत है, पल पल है, निधड़क है, ठीक है। अब देखिए इतना शब्द आपके सामने रखे हैं ना, इतना शब्द आपकी प्रैक्टिस में रहेगा कि हाँ आपको कौन सा समास किसमें निर्धारित करना है। ये ऊपर वाली लाइन आपको बता चुके थे, आकाश पाताल एक दूसरे के विलोम है, हृष्ट पृष्ठ एक दूसरे के विलोम है, कूड़ा कचरा एक दूसरे का विलोम है। तो जब एक दूसरे का विलोम दिखाई दे, उसमें योजक चिन्ह दिखाई दे, तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अब आइएगा चिड़ीमार, एक शब्द आपको हमने दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। चिंगी मार हो गया, चिड़ी मार आपको करना है, ठीक है। तो चिड़ी मार में ड़ को नीचे लाना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है, तो अब चिड़ीमार शब्द आपको बनाना है। तो चिड़ीमार कैसे क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे उसका, क्या अर्थ होगा, तो चिड़िया को मारने वाला, वही चिड़ीमार है। वाला शब्द आ गया ना, को का प्रयोग हो गया, तो कौन सा समास होगा, तो यहां पर तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला एक पॉइंट कहा गगन चुंबी, गगन चुंबी, तो चुंबी का अर्थ कौन, चुंबन लेने वाला, तो कहा किसका, तो गगन का, यानी गगन को चूमने वाला। तो गगन को जब चूमने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी हो जाएगा। उसके बाद कहा नरभक्षी, भक्षी माने का खाने वाला, भक्षण करने वाला, ठीक। तो अब क्या कहेगा ये नरभक्षी, यानी नरभक्षी किसको कहेंगे, नर का भक्षण करने वाला। तो वाला शब्द लगा देंगे, और जब वाला शब्द लगा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। मुंह तोड़, तो नहीं कहता है मुंह तोड़ जवाब दिया, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या रहा, मुंह को तोड़ने वाला, एक पॉइंट ये भी होगा। जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो किस टाइप का रहा, मुंह को तोड़ने वाला रहा, तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष वहां भी हो जाएगा। धड़ाधड़ में, धड़ाधड़ अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण का शब्द है, ठीक है। पुस्तकें धड़ाधड़ भी करेंगे, तो धड़ाधड़ अव्यय शब्द है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। आपाद मस्तक, यानी पैर से लेके मस्तक तक, तत्पुरुष में आ जाएंगे। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, तत्पुरुष में आ जाएंगे। रोगातुर, रोग से आतुर, आतुर शब्द उसके लिए आता है, अपादान के लिए आता है, तो रोगातुर में हो जाएगा। उपकृष्ण में आ जाइएगा, उपकृष्ण यानी कृष्ण के समीप, उप उपसर्ग समीपता के अर्थ में भी बताता है। उपगंगम में आ जाएगा, गंगा के समीप, तो उप उपसर्ग लग गया, अव्यय भाव हो गया। तर्क संगत, तर्क के अनुसार संगत, ठीक, तो वहां पर तत्पुरुष हो जाएगा। पल पल, एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया है, बिना योजक चिन्ह के प्रयोग किया है, पल शब्द अव्यय शब्द में आता है,
अव्ययी भाव हो गया। और निधड़क तो आपको बताना ही नहीं है, धड़क शब्द है, नि उपसर्ग लगाए हैं, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो ये आपका प्रैक्टिस के तौर पे एक पॉइंट था। अब आप इस चीज को देख लीजिए, आपको 3 समास पढ़ाए भी, प्रैक्टिस के तौर पे शब्दावली भी दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। नमो नमः आदित्य।